हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में एक टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन। तो आज हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक प्रिंसिपल हम लोग पढ़े थे हेनरी फेयोल का चैप्टर 2 में, देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। फेयोल ने प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल मीन्स आपको पता है जनरल गाइडलाइन रूल। तो जिसमें फेयोल ने बताया कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बैलेंस होना चाहिए, एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। फिर यहाँ एक और बात कही है हेनरी फेयोल ने, एवरीथिंग विच गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स रोल इज डिसेंट्रलाइजेशन। मीन्स कि ऐसी कोई भी चीज़ से मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी, ट्रांसफ़र ऑफ पावर, डिसीजन मेकिंग पावर। एवरीथिंग विच गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स रोल इज डिसेंट्रलाइजेशन एंड एवरीथिंग विच गोज टू रिड्यूस इट इज सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, तो सेंट्रलाइजेशन क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और उसी का अपोजिट कर दें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, वो क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन है। तो डिसेंट्रलाइजेशन हमें पढ़ना है। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है देखते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू सिस्टमेटिक एफर्ट टू डिलीगेट द लोएस्ट लेवल ऑल द अथॉरिटी एक्सेप्ट दैट विच कैन बी एक्सरसाइज्ड एट सेंट्रल पॉइंट्स। मीन्स क्या कि डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी को डिलीगेट करने का एक सिस्टमेटिक एफर्ट है। अब डिलीगेशन हम लोग पढ़े थे, तो डेलीगेशन और ये डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं और इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ सिमिलरिटीज़ भी होती हैं और कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी हम पढ़ाएंगे भी डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस है। तो क्या बताया कि सिस्टमेटिक एफर्ट टू डेलीगेट। तो डेलीगेशन में क्या होता है, उसमें एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट करता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं है। सिस्टमेटिक एफर्ट टू डेलीगेट टू द लोएस्ट लेवल, मीन्स जो टॉप लेवल है वो मिडिल लेवल को अथॉरिटी देगा, लोअर लेवल को भी अथॉरिटी देगा। तो वो सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी होता है, डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी होता है। हाँ, कुछ छोड़ के कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसे पावर्स होते हैं जो टॉप लेवल अपने ही पास रखेगा, वो डिलीगेट नहीं करेगा, डिसेंट्रलाइज नहीं करेगा, एक्सेप्ट दैट विच कैन बी एक्सरसाइज्ड एट सेंट्रल पॉइंट। तो कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं, कुछ ऐसे पावर्स होते हैं जो टॉप लेवल अपने ही पास रखेगा, तो जैसे पॉलिसी मैटर्स हैं। तो लेकिन बाकी जो अथॉरिटी होती है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजर्स को, सबऑर्डिनेट्स को, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है? डिसेंट्रलाइजेशन एक्सप्लेन्स the manner in which decision making responsibilities are divided among the various levels। डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है? उस मैनर को एक्सप्लेन करता है जिससे कि डिसीजन लेने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको डिवाइड कर दिया जाता है। मीन्स वो अपवर्ड नहीं हो, सॉरी, ऊपर से नीचे आता है।
जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो कुछ अथॉरिटी तो अपने पास रखेगा, कुछ डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को दे देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और कुछ जो लोअर लेवल है, सेक्शन डिवीज़न ऑफिसर, लो ऑपरेशनल लेवल के हैं, उनको अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन टॉप लेवल ही करता है, जबकि डेलीगेशन कोई भी कर सकता है, 1 by 1 होता है वो। ये अंतर होता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अब कितना डिसेंट्रलाइज करना है, मीन्स कितना अथॉरिटी, कितना पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, वो डिपेंड करता है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उसके अंडर जो मैनेजर्स हैं, वो कितने कॉम्पिटेंट हैं, कितने एबल हैं। अगर एक्सपीरियंस्ड और कॉम्पिटेंट मैनेजर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, तब तो उसको एक ज़्यादा लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है। लेकिन अगर एक्सपीरियंस्ड नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, तो फिर डिसेंट्रलाइजेशन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। तो अब हम लोग इम्पोर्टेंस देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का। पहला इम्पोर्टेंस है प्रमोट्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी दिया जाता है, तो क्या होता है कि सबऑर्डिनेट्स के अंदर एक इनिशिएटिव लेने की उनके अंदर इनकरेज होते हैं। वो इनफैक्ट वो खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि उनको पावर दे दिया जाता है। तो जब कोई अपने से डिसीजन लेता है तो उसमें काफ़ी वो सोच विचार करता है और पूरा अपना प्रयास करता है कि मेरा डिसीजन अच्छा से अच्छा हो। तो इससे सबऑर्डिनेट्स के अंदर इनिशिएटिव लेने के लिए वो मोटिवेट होते हैं, इनकरेज होते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल टैलेंट। जब सबऑर्डिनेट्स को पावर दे दिया जाता है डिसीजन लेने का, तो उनका जो टैलेंट है उसको वो यूज करते हैं, जिससे उनका टैलेंट डेवलप होता है। क्विक डिसीजन, डिसेंट्रलाइजेशन से क्योंकि इसमें क्या है, अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, लोएस्ट लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो अब डिसीजन खुद ले सकते हैं, तो उनको अपने सुपीरियर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो उनका टाइम बच जाता है, डिसीजन जल्दी हो जाता है। ये फ़ायदा होता है, टाइम बचता है, एक्शन जल्दी होता है। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट को आराम रहता है, उनको बहुत सारा डिसीजन नहीं लेना पड़ता, उनको कुछ लिमिटेड डिसीजन ही लेने पड़ते हैं, जिसको ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा। ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, जब सुपीरियर्स डेवलप होंगे, वो डिसीजन लेंगे, वो इनिशिएटिव लेंगे, वो कॉम्पिटेंट बनेंगे, तो निश्चित रूप से ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है या बेनिफिट भी कह सकते हैं, इफ़ेक्टिव कंट्रोल। जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया जाता है और अकाउंटेबिलिटी भी दिया जाता है। तो जिसको जो सबऑर्डिनेट है उसको पता है कि हम अकाउंटेबल होंगे, अगर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ या हमारा डिसीजन अगर रॉन्ग हो गया तो हमें रिप्लाई देना पड़ेगा, हमारे अगेंस्ट एक्शन भी हो सकता है। और सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है, सबका अथॉरिटी क्लियर है, सबकी अकाउंटेबिलिटी क्लियर है, तो इससे क्या होता है कि कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि अब डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। तो एग्ज़ाम में केस स्टडीज आते हैं, तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना रहता है कंसेप्ट। केस स्टडी में क्या होता है, एक स्टोरी जैसा दिया रहता है किसी कंपनी का ऐसा, और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना रहता है कि मैनेजमेंट का कौन सा कंसेप्ट इसमें है। तो अक्सर डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए दोनों का डिफरेंस हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम डिफरेंस देखते हैं क्या क्या है। डेलीगेशन पे ऑलरेडी वीडियो डाला जा चुका है, उसका लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी आप देख लेंगे। और ये अभी हम लोग डिफरेंस पढ़ते हैं। तो
डेलीगेशन में क्या है, इन डेलीगेशन अ सुपीरियर ट्रांसफर्ड राइट्स एंड ड्यूटीज टू हिज सबऑर्डिनेट्स। एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को राइट्स मीन्स अथॉरिटी एंड ड्यूटीज मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र करता है। बट डेलीगेशन में क्या होता है, जो सुपीरियर है, जो डेलीगेट करता है, उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती, उसकी अकाउंटेबिलिटी ख़त्म नहीं होती है, उसको जवाब देना पड़ेगा, अपने सबऑर्डिनेट के काम के लिए भी उसको जिम्मेदार होना पड़ेगा सुपीरियर को। ये होता है डेलीगेशन में। क्यों? क्योंकि डेलीगेशन टॉप लेवल से नहीं होता। एक मैनेजर है, उसका काम अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती। बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि ये जो ट्रांसफ़र होता है अथॉरिटी का, वो टॉप लेवल से होता है, सिस्टमेटिक होता है। तो जो सबऑर्डिनेट है वो सिर्फ अपने ही काम के लिए, अपने ही वर्क के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, अपने सबऑर्डिनेट के लिए नहीं, क्योंकि वो खुद नहीं उसको अथॉरिटी दिया है, ऊपर से अथॉरिटी आई है। तो अगर वो इनकॉम्पिटेंट है तो फिर हमारी जिम्मेदारी कैसे हो गई। नेक्स्ट डिफरेंस, डेलीगेशन इज एसेंशियल। डेलीगेशन एक तरह से एसेंशियल है, कंपल्सरी है। क्यों? एज द सुपीरियर कैन नॉट परफॉर्म ऑल टास्क। सुपीरियर सारे काम परफॉर्म नहीं कर सकता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है, लेकिन वो काम खुद नहीं सारे काम कर सकता है, इसलिए उसको अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देनी ही पड़ती है, डिसीजन मेकिंग पावर देना ही पड़ता है, डेलीगेट करना ही पड़ता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो एसेंशियल नहीं है, ये ऑप्शनल है, और ये सिस्टमेटिक पॉलिसी है जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस किया जाता है इसको। नेक्स्ट डिफरेंस, डेलीगेशन रिप्रेजेंट सेलेक्टेड ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी। हाँ, डेलीगेशन में क्या है कि सुपीरियर जो समझेगा, ज़रूरी समझेगा, वही अथॉरिटी वो ट्रांसफ़र करेगा, और जिसको चाहेगा उसको करेगा। जिस सुपीरियर, अब एक सुपीरियर है, उसके अंडर में दो से ज़्यादा सबऑर्डिनेट होते हैं, तो किस सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देना है वो सेलेक्ट करेगा, कौन सा अथॉरिटी देना है वो खुद सेलेक्ट करेगा। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, सिग्निफाइज द क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस एंड सेल्फ सफिशिएंट डिविजन्स। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है कि वो एक सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है सबऑर्डिनेट्स को। जैसे 4 डिपार्टमेंट हैं, तो चारों डिपार्टमेंट के सबऑर्डिनेट्स जो होंगे सबको अथॉरिटी दिया जाएगा एक सिस्टमेटिक तरीके से। जैसे सेम 2 डिपार्टमेंट है, लेवल सेम है, तो अथॉरिटीज़ भी उनको सेम होंगी, सेलेक्टेड नहीं होता डिसेंट्रलाइजेशन में। नेक्स्ट डिफरेंस है, इन डेलीगेशन मैक्सिमम अथॉरिटी इज़ रिटेन्ड एट टॉप लेवल। डेलीगेशन में क्या होता है कि जो सुपीरियर है, जो टॉप लेवल के लोग हैं, वो मैक्सिमम अथॉरिटी अपने पास ही रखते हैं, पूरा अथॉरिटी डेलीगेट नहीं करते हैं। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है कि अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एक सिस्टमेटिक तरीके से। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अब मैनेजिंग डायरेक्टर है, टॉप लेवल पे आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर। अब उसके अंदर 4 डिपार्टमेंट हैं, तो 4 डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होंगे और उनके अंडर उनके असिस्टेंट्स होंगे। तो सबको जो अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो डेजिग्नेशन होता है, सबका सेम होता है। जैसे अब एक डिपार्टमेंट का हेड है, मानते हैं परचेज मैनेजर, अपने परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर हुआ प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर हेड मार्केटिंग मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का जो हेड है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर या जो भी मैनेजर है, तो उनका लेवल सेम है, क्योंकि ये चारों डिपार्टमेंटल हेड है। डिपार्टमेंट सिर्फ अलग है लेकिन उनका पोजीशन सेम है, वो अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड हैं। तो जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिसेंट्रलाइजेशन में, वो सेम होगा चारों
जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड हैं, इसीलिए बताया कि सिस्टमेटिक है। तो ऑटोनोमस डिवीज़न क्रिएट हो जाता है। डिवीज़न यही है जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, तो सिस्टमेटिक होता है। नेक्स्ट डिफरेंस, डेलीगेशन हैज़ नैरो स्कोप। डेलीगेशन का जो स्कोप है, जो एरिया है, पावर है, वो नैरो है, मीन्स कम है, वाइड नहीं है। और क्योंकि ये सुपीरियर और उसका जो इमीडिएट सबऑर्डिनेट है उसके बीच लिमिटेड है। जैसे फाइनेंस मैनेजर है, वो चीफ अकाउंटेंट को अथॉरिटी दे दिया, डिलीगेट कर दिया, तो उतने तक ही लिमिट है वो। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का स्कोप वाइड है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में होता है, और टॉप लेवल करता है और मिडिल लेवल को भी और लोअर लेवल को भी करता है, तो इसका स्कोप बड़ा है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में होता है, इसलिए इसको बड़ा है। ये केवल एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देता है, ट्रांसफ़र करता है, इसलिए इसका स्कोप नैरो है। तो इस तरह से हम लोग ये चैप्टर, हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर फिनिश हो गया। ये लास्ट टॉपिक था। आगे हम पढ़ाएंगे स्टाफिंग, जो थर्ड फंक्शन है मैनेजमेंट का। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।